मैंने थोड़ा सा स्क्रीन पर रखने का प्रयास किया, वो आप सब लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। हमने लिखा है आजकल खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कवकनाशक ये जो उपयोग हो रहे हैं, इसके उपयोग से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और उस नुकसान को थोड़ा सा प्रदर्शित भी किया। सबसे पहला नुकसान ये है कि रासायनिक खाद से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है कि हम लोग मिट्टी की चिंता इंसानों के से भी ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं कि मिट्टी का जो निर्माण है वो 1,000 साल लगता है एक आंगड़ मिट्टी बनने में। 1 इंच मिट्टी को बनने के लिए 1,000 वर्ष का समय लगता है। इसी तरह इस 1 इंच मिट्टी में भी, हमारी 1 इंच माटी के अंदर अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का निवास होता है। ये हमारी माँ है, इसके आंचल में अनंत करोड़ सूक्ष्म जीव एक मुट्ठी। तो इस मिट्टी की जो ताकत है वो घटेगी तो इसके जीवाणु कीटाणु वो घटेंगे और इसकी ताकत घटेगी तो निश्चित तौर पर हमारे जो अनाज है, दाल है, तेल, फल, मसाला, औषधि, चारा, इनकी ताकत घटेगी और इनकी ताकत, इनकी गुणवत्ता कम होगी तो फिर हम कौन से बच जाएंगे। हमारे शरीर पर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब श्रीमान ताराचंद जी गोयल साहब कई बार अपने उद्बोधन में बताते हैं कि एक समय ये रोग होते थे, अर्थात बड़े लोगों को ये रोग होता था। शुगर, बीपी, ये जितने बीमारियां मैंने बताई हैं ये बड़े लोगों की बीमारियां थी, हर घर में बीमारी नहीं होती थी। आज घर घर में ये बीमारियां घर बनाकर बैठी है, वहां अपना मूल निवास बनाकर बैठी है। दूसरी बात, इस केमिकल से जहाँ किलो 1.5 किलो आज से 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, जब यूरिया डीएपी आया, तब इतना केमिकल डालते थे कि आप चिंता ही देखेंगे, आपको टेंशन ये होगा कि अब कितना डालना शुरू कर दिया। पहले केवल आधा किलो से 1.5 किलो यूरिया और डीएपी डाला जाता था। आज वहीं 1 हेक्टर के अंदर मैं बात करूंगा तो 300 किलोग्राम यूरिया डाल रहा है। 1 किलो से 300 किलो, 300 गुना केमिकल की ग्रोथ हुई है। विचार करिए आप, 1 गुना से भी जहर तो जहर है, चाहे 1 बूंद खाएं चाहे 1 किलो खाएं। 1 बूंद जहर वो भी जहर है, 1 कट्टा भी जहर है। 300 गुना केमिकल की ग्रोथ बढ़ी है और यह प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात, फिर घटा क्या है, हमारी जमीन की जल धारण क्षमता घटी है, हमारी फसल की उत्पादकता घटी है। बढ़ा क्या है, ट्रैक्टर के हॉर्स पावर बढ़े हैं, समर्सिबल पंप के हॉर्स पावर बढ़े हैं, ऐसी बीमारियां बढ़ी है, कीट बढ़े हैं, रोग बढ़े हैं और खर्चा बढ़ा है। तो ये सब बातें हम सबको ध्यान में रखने के लिए इस गो आधारित जैविक कृषि की आवश्यकता हमको समझनी चाहिए। इस कार्य के लिए जैसा कि हमने बताया, हमारी जमीन की ताकत को अच्छा करना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम हमारी जमीन को सुपोषित करने के लिए, हमारी जमीन पोषित होनी चाहिए, उसके लिए आप इस बैनर की फोटो खींच लीजिए सभी साथी। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से जानकारी लिखने का हमने प्रयास किया। पहला काम यह है कि हम कंपोस्ट बनाएं, सरल कंपोस्ट। और सरल कंपोस्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे तो कोई ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। हमारा 1,000 किलोग्राम जो वेस्ट मटेरियल है उसको कंपोस्ट, ना तो आपको केंचुए लाने हैं, ना कोई कल्चर लाना है, ना कोई शीशी लानी है आपको, ना बोतल लानी है, ना आपको ड्रम पालना है। पालना है तो केवल आपको गाय पालनी है। और आपके यहाँ जो ढेर पड़ा है, कोई उसको रोड़ी बोलते हैं, कुछ गुरा, कुर्डी, आकुड़ो, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में इस ढेर का नाम भी सब अलग अलग बताते हैं। बस वो जो ढेर आपका पड़ा है इसी को खाद में बदलना है। इसकी सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब लोग लिखने भी चाहिए, जिनको सरलता है लिखने में, सहजता है वो लिखें, नहीं तो आप स्क्रीन शॉट खींच लीजिए, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ भी है।
और इसकी साइज 10 फुट इंटू 5 फीट इंटू 1.5 फीट, मतलब 10 फुट लंबी, 5 फुट चौड़ी, 1.5 फुट ऊंची। ये जो हमारा ढेर परंपरागत तरीके से जो ढेर बनाया हुआ है, माताएं बहनें जो तगारी से तगारी जोड़कर बनाती है, जो डूंगर बना हुआ है, इसको समतल कर लो, सूखा है तो गीला कर लो और लकड़ियों से इसके अंदर छेद कर लो। 3 चीजें जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उसमें हमारा 3 चीजें जो डालनी है वो हमारी सबसे पहले 30 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर, 30 किलोग्राम बस। ये हमारा कल्चर है। जिस तरह दूध में दही या छाछ डालकर दूध जमाया जाता है, उसी तरह ये जामन है। इस वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट में बदलने के लिए ये 30 किलोग्राम ताजा गोबर चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ये 30 किलो, ये जो ढेर है आपका 10 इंटू 5 इंटू 1.5 का, ये गाय भैंस बकरी पेड़ पौधों का पत्ता, कचरा, चूल्हे की राख, लहसुन प्याज का कचरा, सरसों की तूड़ी, कोई भी ढेर हो, हमें परहेज नहीं है। लेकिन जो 3 चीजें चाहिए उसमें पहली चीज ताजा गोबर चाहिए, दूसरा छाछ 30 लीटर और 2 किलोग्राम गुड़। ये 150 लीटर पानी में घोल लो, घोल बना के अच्छा सा मसल लो इस घोल को कि गुड़ गुड़ सब बहुत अच्छे से मिल जाए। और फिर इसमें जो हमने ढेर बनाया, जो गुड़ गोबर छाछ का घोल बनाया, उस ढेर के अंदर जो छेद किया उसके अंदर इसको प्रवेश करवा दो डब्बा भर भर के। बचे हुए घोल को इसके ऊपर फैला के और बढ़िया अच्छे से इसको फैला के पैक करके छोड़ दो। ऊपर कचरा ढक दो, पेड़ पौधों की पत्तियां ढक दो, तोड़ दो। 2 महीने बाद खाद बन जाए। जिस तरह केंचुआ खाद बनती है, जिस तरह दूसरी खाद बनती है, ऐसी ये भी बनेगी। जहाँ केंचुआ खाद में आपको 10-12 हज़ार लीटर पानी लगाना पड़ता है, जहाँ लेबर लगानी पड़ती है, सावधानी रखनी पड़ती है, सुरक्षा रखनी पड़ती है, इसको कुछ नहीं करना। जहाँ है तहाँ है वहीं खाद बनेगी, बहुत बढ़िया खाद बनेगी। तो एक काम आपको ये करना। दूसरी बात, ये खाद आपको कितना डालना है ये बहुत जरूरी जानकारी रखनी है। जैसे कि ये जो ढेर बना है, ये 10 इंटू 5 इंटू 1.5 का जो ढेर बना है, ये आप ध्यान में रहे कि ये 1 टन 10 कुंटल इसकी मात्रा है। इससे जो खाद बनेगी वो 5 कुंटल बनेगी। तो इसका मतलब है 1 एकड़ में इस तरह के कम से कम 8 ढेर की जरूरत है, सूखे, बिल्कुल एकदम चूरमे की भांति सूखे, रस नहीं टपकना चाहिए। तो ऐसा 40 कुंटल खाद 1 एकड़ में अनाज वाली फसलों के लिए चाहिए। ऐसे 30 कुंटल तेल वाली फसल के लिए चाहिए। ऐसे 20 कुंटल हमारे को दाल वाली फसल के लिए चाहिए। सब्जियों के लिए हमें कम से कम भी 90 से 100 कुंटल खाद चाहिए। अब ये बात ध्यान रखना, यदि हमने नाश्ता कराया और जीवन से परहेज रखा तो फिर भूखे ही मरेंगे। तो हमें क्या करना, पर्याप्त जीवन करवाना। जैविक खेती में कई किसान ये कहते हैं मैं 10 सालों से कर रहा हूं, आज भी मेरा उत्पादन तो 2-5 कुंटल ही आता है। तो भैया इसमें जैविक खेती की क्या गलती? आप 10 साल से करो चाहे 50 साल से करो, उसमें आप जब तक चूरमे के अंदर घी नहीं डालोगे चूरमा आपका सूखा ही रहेगा। आप कहें मैं तो 50 साल पुराना हलवाई हूं। अरे भाई हलवाई क्या करेगा, इसमें माल डालना पड़ेगा। माल डालेंगे जीवन अच्छा बनेगा, और जीवन अच्छा बनेगा तो फिर उसकी तृप्ति भी होगी, आनंद भी आएगा। खाद पड़े तो खेत, नहीं तो माटी रेत। खाद डाला ही नहीं और उत्पादन क्लास करके बैठे हो। खाद वो यूरिया डीएपी वाला नहीं, देशी खाद जो हमारे घर के अंदर पेड़ पौधों कचरे और जानवरों के अपशिष्ट से बना हुआ खाद, सुगंधित होना चाहिए, काले रंग का होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, एकदम कचरे के बीच से मुक्त होना चाहिए, ये खाद है। परंपरागत ढेर बने हुए ये खाद नहीं। तो इसकी विधि मैंने आपको बताई, ये हमें उपयोग में लेनी। दूसरा विषय लिखा हुआ है सरल हाई पावर। इस समय मौसम बहुत प्रतिकूल चल रहा है, हमारी फसलों की पैदावार कई बार रुकी रुकी सी हो जाती है, हरापन कम हो जाता है। तो इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जब फसलें पीली पड़ जाती है, पैदावार कम है, तो मैं आपको ये सरल हाई पावर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सरल हाई पावर के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये हिंदुस्तान का सबसे सस्ता, सबसे सरल टॉनिक है जो आप अपने घर पर 5-10 मिनट में बना सकते हो। हमारी 15 लीटर वाली टंकी में
1.5 लीटर गोमूत्र, 2 चूना की ट्यूब जो पान तंबाकू के साथ खाई जाती है, छोटी वाली ट्यूब जिसका वजन 12-13 ग्राम होता है। ये एक ट्यूब ऐसी 12-13 की आती है, अपने को 2 ट्यूब डालनी है, वजन 25 ग्राम के आसपास हो जाएगा। पहले इसको पानी के अंदर आधा लीटर पानी लेके इसको बढ़िया मसल के गोल बना लो। गोल बना के टंकी में खाली कर दो, फिर 1.5 लीटर गोमूत्र डाल दो, बचा हुआ पानी डाल दो। बस ये टंकी का फॉर्मूला हो गया। आपको 1 एकड़ में से 10 टंकी छिड़कनी है, मतलब 20 ट्यूब चुने की लगेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एकड़ में 10 टंकी और हमारे को 20 ट्यूब काम में लेनी है। तो आप सहज रूप से कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। 1 बीघा में आपका यदि बीघा 17,000 फीट का है तो 4 टंकी, और पहला स्प्रे 30 दिन की फसल पर, दूसरा स्प्रे 45 दिन पर कर दो। आपके खेत पर यदि फसल लेट लगी हुई हो तो बढ़िया, जल्दी लगी हुई हो तो 60-70 दिन पर भी कर सकते हैं। हमें केवल 2 स्प्रे करने, चाहे सब्जी हो, अनाज, दाल, तेल, फल, मसाला, औषधि, चारा, कुछ भी हो, सब में ये गोमूत्र और चूने का स्प्रे सरल हाई पावर का कर सकते हैं। 2 बार की जगह 3 बार भी कर सकते हैं। फसलों में जहाँ पीलापन आ रहा है, बटवार कम है, हरापन कम है, काला कम है, तो आप इसका स्प्रे करके 5 दिन बाद रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे सरल और सहज उपलब्ध होने वाला, मतलब सरल, सुलभ और सहज, ये तीनों चीजें आपके घर पर उपलब्ध है। तीसरा और अंतिम जो हमारा उत्पाद है वो है सरल संजीवनी। यदि मर्तप्राय वनस्पति को मरते समय भी यदि गाय के ताजा गोबर को सूंघा दिया जाए तो उस वनस्पति को पुनः जागृत होना पड़ेगा, उत्पादन देना पड़ेगा। ये गाय का गोबर अपने आप में संजीवनी है। तो इसको कैसे देना है, इसकी भी सरल विधि है। जब भी पानी दो, यदि गर्मी का सीजन होगा तो सिंचाई करेंगे, बारिश आएगी तो बारिश के साथ देंगे। अभी खुला पानी चल रहा है, खुले पानी के साथ में जहां से पानी की एंट्री हो रही है वहीं से हमें ताजा गोबर का घोल बना के देना। 1 एकड़ में 75 से 80 किलोग्राम देना और प्रत्येक सिंचाई के साथ देना। बस इतना ही काम करना। बगीचे वाले जो भाई हैं जिनके बगीचे में जड़ गांठ की समस्या है, बढ़वार रुकी हुई पड़ी है, पेड़ चल नहीं पा रहे हैं, तो 1 किलो गोबर 10 लीटर पानी। बड़े पेड़ है 4 किलो गोबर 40 लीटर पानी। घोल बनाकर पिलाओ और छोड़ दो। संभव हो तो कचरा ढक दो उसके ऊपर ताकि जल्दी ग्रोथ पकड़ेगा। 10-20 दिन बाद रिजल्ट देखो। बस इतना ही काम करना है आपको, तो आपकी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एक बात और, जिस किसान के खेत में ताजा गोबर का उपयोग होता है उसकी फसल और उसकी नस्ल दोनों उत्कृष्ट होगी, दोनों बलवान होगी। फसल बलवान होने का एक संकेत बताता हूं, चाहे वो आंधी, तूफान, हवा, बरसात, कुछ भी उस फसल का बांका नहीं कर सकती, वो आड़ी नहीं पड़ेगी, वो फसलें वज्र की भांति टिकी हुई रहेगी। इसी अनुरूप, क्योंकि उसके अंदर ताकत ज्यादा है, उसमें पोषक तत्व ज्यादा है, उसकी जड़ें जमीन से ज्यादा जुड़ी हुई है, जमीन को पोषण बनाता है ताजा गोबर, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है ताजा गोबर। 100 तरह के गुण है गाय के गोबर में, 12 से 99 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं ताजा गोबर में। 58 डिग्री तापमान के अंदर बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। उस जमीन में, लवण वाली जमीन के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, केमिकल के अंदर, हर जगह कोई मजबूती से टिका रहता है, तो वो गाय का गोबर और उसके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया है। अब इतने गुणों के वाली गोबर को हम उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर फसल के साथ साथ हमारी नस्लें भी मजबूत रहेगी। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद में इन अभी क्या है, यूरिया डीएपी, जितना ज्यादा यूरिया गया, डीएपी गया, उतनी हमारी जमीन के अंदर उसका पीएच बढ़ा है, सार बढ़ा है, उसरपन बढ़ा है। दूसरा, हमारे परंपरागत तरीके से जो हमने खाद डाला उससे खरपतवार भी बढ़े। और भी कई सारी आसपास हमने फसल चक्र को नहीं अपनाया, हमने विविध फसल को नहीं अपनाया, हमने मिश्रित फसल को नहीं अपनाया, तो हमारे खरपतवारों का गढ़ बन गया हमारा खेत। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए, जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए, पीएच मान को कम करने के लिए, उसरपन को खत्म करने के लिए, रोग प्रतिरोधक, कीट प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो हमारी बरसात की पहली सीजन में हमें ढेंचा, दाल वाली फसल करके जमीन में दबाना आवश्यक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। ये हरी खाद जितना अपने सब्जी में तेल आवश्यक है उसी तरह हमारी फसल में ये हरी खाद आवश्यक है। बिना तेल की कोई सब्जी नहीं होती है।
कितना भी गरीब व्यक्ति होगा थोड़ा तेल डालेगा, लेकिन करेगा, सब्जी बनाने के लिए तेल डालेगा। ऐसे ही चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे 1 बीघा वाले हो चाहे 100 बीघा, पहली सीजन में आपको ग्रीन मैन्योर करनी चाहिए। आपके यहाँ सुरक्षा और सिंचाई है तो ये काम आप गर्मी में भी कर सकते हो, गेहूं काटने के बाद। 45 दिन का जब ढैंचा हो जाए तो आप इसको जमीन में दबा दो, और जब जब उसमें पानी डालते हो तब ताजा गोबर चला दो। फिर आपकी फसल का चयन करो, सरल कंपोस्ट उसमें बुआई से 5-7 दिन पहले डाल दो, और बुआई के 1 महीने बाद 2.5 कुंटल और डाल दो। गौमूत्र चूने का स्प्रे कर दो। पहले साल, पहले सीजन बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना जहर डाले आपका उत्पादन कम नहीं आएगा। 100% आपका प्रोडक्शन पर्याप्त आएगा। लेकिन क्या हम उत्पादन के लिए दौड़ भाग करने के लिए इस बुधवार की मीटिंग में रात खराब कर रहे हैं? क्या हम पैसे कमाने के लिए रात खराब कर रहे हैं? क्या हम धनवान बनने के लिए काम कर रहे हैं? इन कामों के लिए और भी कई सारे रास्ते हैं। हमारा रास्ता, हम जो काम कर रहे हैं इस समय रात्रि में बैठ के आपसे जो बात कर रहे हैं, ये हमारे जमीन के जीवाणुओं, कीटाणुओं, केंचुओं, पेड़ पौधों, पक्षियों को बचाने का काम है। और ये बचेंगे तो आप और हम बचेंगे, नहीं तो भाई साहब पता नहीं हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा। इनका बचना जरूरी है, क्योंकि हमारा बचना जरूरी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि भाई साहब आप अपने 1 बीघा जमीन के अंदर, हमने स्पष्ट लिखा है कि आप अपने खेत पर एक वार्षिक आहार वाटिका विकसित करो। हमने मॉडल बनाया है, हमारी संस्थान पर अभी भी लगा हुआ है। 1 बीघा 17,000 फीट का है। इस 17,000 फीट 1620 वर्ग मीटर में 1 बीघा जमीन पर एक परिवार के 5-6 लोगों के लिए एक गाय के गोबर गौमूत्र से जितनी चीज चाहिए, अनाज, दाल, तेल, फल, औषधि, मसाला, चारा, दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, सब खाओ, आनंद उठाओ, बस 1 बीघा से। तो मूल बात है, आनंद कब उठाओगे? सोने के समय, रात के समय, जागते समय नहीं। पहले आपको जागना पड़ेगा। इस बुधवार के कार्यक्रम के बाद आपको मन बनाना होगा कि मैं अपने बच्चे की थाली में जहर नहीं जाने दूंगा या जाने नहीं दूंगी। आपके बच्चे की थाली में जब कोई कीड़ा गिरता है तो कैसे लपक कर आप उस बच्चे को पकड़ते हैं, अरे इसमें कीड़ा है। आपकी बच्चे की थाली में कोई गलत चीज पड़ती है, आप लपक कर पकड़ते हैं कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी। आप विचार करिए, आपके बच्चे की थाली में आप उस गरम गरम जहर से उत्पादित उस रोटी को रखते हैं, आपको क्यों नहीं दया आती आपके बच्चे पर? आपको कई बार, कई किसानों को यह भी लगता है कि वो फला व्यक्ति मांस खाता है इसलिए उसको मंदिर में नहीं आना देना चाहिए, वो मांसाहारी है। गलत मत लेना भैया, मैं एक विषय रख रहा हूं जो लीक से हटके बात है। हमारी जमीन के 1 बिलियन जमीन में 30 बिलियन से 40 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, जो इस समय इतनी सृष्टि नहीं है। इस समय 9 बिलियन पर सृष्टि अटकी हुई पड़ी है। मिनकों पर बात करूं तो 1 बिलियन, 2 बिलियन में, 3 बिलियन में इतने सारे बैक्टीरिया हैं। इन असंख्य अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं को खात्मा करके, इनकी हत्या करके हम अनाज, दाल, तेल पैदा करके और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और बच्चों को कहते हैं ले बच्चा खा ले, आजा फटाफट खाना ठंडा हो रहा है। और उधर वो एक मुर्गा काटा हुआ व्यक्ति से हम नफरत कर बैठते हैं, ओ उसने एक मुर्गा काट दिया। हमने अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं की हत्या की, ये हमको नहीं दिख रहा, मुर्गा पूरा दिख रहा है। माफ करना, लेकिन जो मेरा विषय है वो थोड़ा सा हटके है। हमें इन समस्त जीवाणुओं, कीटाणुओं, कैंचों को बचाना होगा, इन पक्षियों को बचाना होगा, तब ही ये वास्तव में शुद्ध शाकाहारी खेती कहलाएगी या अहिंसक खेती कहलाएगी। तो आइए आप सब लोग मन बनाए, इस कार्यक्रम के प्रति दृढ़ निश्चय करिए कि मैं अपने बच्चे की थाली में अहिंसात्मक अनाज, दाल, तेल मेरी बच्चे की थाली में परोसूंगा, और पूरा जो अनाज, दाल, तेल होगा उसके अंदर बल होगा, ताकत होगा, ईमानदारी होगी, नैतिकता होगी। ऐसे सारे गुण उस अनाज में होंगे और मेरी पीढ़ियों के अंदर होंगे। ऐसा ही कहते हुए, ऐसा विचार रखते हुए आप सबको चरणों में निवेदन करता हूं, आप मन बनाइए, इस अभियान को फतेह करने का विचार करिए। आइए आप लोगों के सार्थक संवाद के लिए आप सबके प्रश्न आमंत्रित हैं, ताकि इस चर्चा को हम सार्थक बना सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।